ईरान में इस समय 10,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से करीब 3,000 छात्र हैं, हमारे देश के छात्र जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो छात्र हैं वो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। इसलिए आज हम उन लोगों के लिए भी चिंतित हैं जो हमारे लोग ईरान में रह रहे हैं, जिनकी संख्या है 10,000, और हमारे लगभग 3,000 जो युवा छात्र हैं जो वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं। आज हम उनके लिए बेहद चिंतित हैं कि उनके साथ वहाँ क्या सलूक होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ फंस जाएं। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो ईरान के हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, और भारत और ईरान के बीच 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार भी होता है। भारत ईरान से ड्राई फ्रूट्स खरीदता है, सेब खरीदता है और फर्टिलाइजर्स खरीदता है, और ईरान भारत से चावल, चाय, दवाइयाँ और मशीनरी खरीदता है। ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है या वहाँ पर अस्थिरता आती है तो व्यापार पर भी असर पड़ता है, और हमारे जो देश के लोग वहाँ रहते हैं उनकी ज़िंदगी पर भी इसका असर पड़ेगा। वर्ष 2019 में भारत और ईरान के बीच 30,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद से ये व्यापार लगातार कम हो रहा है, और रणनीतिक दृष्टि से ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी की मदद से भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचता है। भारत एक नए ट्रेड रूट पर भी काम कर रहा है जो चाबहार से रशिया होते हुए यूरोप तक जाएगा। उसका रूट इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध हटते हैं तो भारत के लिए तेल और गैस का एक नया सोर्स ईरान बन सकता है। यानी अगर वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और अमेरिका वहाँ से अपने सारे प्रतिबंध हटा लेता है तो भारत को उसमें नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही है। समय का चक्र देखिए कि वर्ष 1979 में जब ईरान में क्रांति हुई तब क्राउन प्रिंस रजा पहलवी सिर्फ 19 वर्ष के थे, और ये क्रांति उनके पिता के खिलाफ हुई थी जब ये 19 साल के थे, रजा पहलवी। कैसे समय का चक्र बदलता है देखिए। और तब उनके पिता का तख्ता पलट किया गया था और उन्हें वहां से भागकर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी, और इस समय ईरान में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग उसी इस्लामिक शासन को खत्म करके अब रजा पहलवी को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। ईरान में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वर्ष 1979 के बाद यानी 47 वर्ष के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वहां की जनता सड़कों पर उतरी है। उस समय भी तख्ता पलट हुआ था और इस बार भी ईरान में तख्ता पलट हो सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। 1979 की बात है, और 1979 में जिस परिवार को सत्ता से हटा दिया गया था अब उसी परिवार से वहां के क्राउन प्रिंस को वापस लाने की बात चल रही है। और इसकी वजह आप ईरान की इन दो तस्वीरों से भी समझिए। पहली तस्वीर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले की तस्वीर है, जिसमें ईरान किसी भी पश्चिमी देश जैसा नजर आता है। वहां पर महिलाएं आधुनिक कपड़े पहनती हैं, उन्हें बुर्का या हिजाब पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए ईरान की ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ईरान एक कोई भी पश्चिमी देशों जैसा एक देश है जहां महिलाओं को पूरी आज़ादी है। जबकि दूसरी तस्वीर इस्लामिक क्रांति के आने के बाद की है, जिसके बाद वहां की महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ये दो युग हैं ईरान के, एक है 1979 से पहले का ईरान और दूसरा है 1979 के बाद का ईरान। जगह वही है, लोग वही हैं, लेकिन कैसे रातों रात रीति रिवाज बदल दिए गए, कैसे वहाँ समाज में और सरकार में, व्यवस्था में एक कट्टरवाद ला दिया गया, ये दोनों तस्वीरों में आप आज देख सकते हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल ये भी है कि क्या किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन के लिए होने वाले विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, या उनके पीछे किसी बड़ी बाहरी शक्ति का हाथ होता है। और जब ऐसे विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ता परिवर्तन हो भी जाता है, तख्ता पलट हो भी जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। कुछ उदाहरण आपके लिए देते हैं। वर्ष 2011 में आपको याद होगा अरब स्प्रिंग हुआ था, ये एक विद्रोह था। अरब स्प्रिंग के दौरान 4 देश लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया और यमन में वहां की जनता ने ऐसे ही विरोध प्रदर्शन किया, फिर तख्ता पलट हुआ। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद आज इन देशों में हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। लीबिया में प्रदर्शनकारियों ने वहां के शासक मोअम्मर गद्दाफी की हत्या कर दी थी और आज लीबिया में सिविल वॉर चल रहा है।
तब कहा जाता था कि गद्दाफी जो हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं और उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन इनकी हत्या की गई। यमन में भी इस समय सिविल वॉर चल रहा है और हालात वहाँ पर भी बहुत ख़राब हैं और इजिप्ट में एक बार फिर से तानाशाही लौट आई है। और हाल ही में इसी तरह का विद्रोह नेपाल और बांग्लादेश में भी हुआ, जहां तख्ता पलट होने के बाद भी हालात या तो पहले जैसे ही हैं या फिर पहले से और ज़्यादा बदतर हो गए हैं। ये उदाहरण सारे आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप ये समझें कि सत्ता परिवर्तन ही कई बार हर समस्या का हल नहीं होता, लेकिन विदेशी ताकतें ये चाहती हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद ये विदेशी ताकतें अपना फ़ायदा उठाने के बाद उस देश को उसके हाल पर छोड़ देती हैं। अमेरिका ऐसा कई बार कर चुका है। जब अमेरिका ने सीधे तौर पर किसी देश में प्रवेश किया है, आप याद कीजिए इराक में अमेरिका ने ऐसे ही प्रवेश किया। जब सद्दाम हुसैन पर आरोप लगाए उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा दे दी। आज इराक की क्या हालत है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अमेरिका अफगानिस्तान में भी घुस गया था। आज अफगानिस्तान की क्या हालत है वो भी आप देख सकते हैं।